आइए आज हम बात करते हैं रसायनों पर। तो क्या खेती बिना रसायनों के संभव है, इस पर हम बातचीत करेंगे। रसायन यानी आज जिसको रासायनिक खेती कहा जाता है, ठीक है। रासायनिक खेती में रसायनों का ही उपयोग होता है। कौन कौन से रसायन हैं? यूरिया है, डीएपी है, पोटास है और बहुत से रसायन हैं, जितने फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड है। ये सारे रसायन आए और ये सच बिल्कुल मानिए कि जब से भारत में रसायन आया है उपज बढ़ा है। मेरा तो स्पष्ट मत है। पहले भारत में, जब मैं खुद जानता हूँ, बचपन में हमारे यहाँ 6 क्विंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन होता था और ये इतना ही राष्ट्रीय मानक है। ये भी आप जो है 1970, 80, 90, 2010 तक भारत में, विशेषकर 90 तक तो बिल्कुल जो है 10 कुड़ो यानी 50 किलो धान लगाते थे हमारे पूर्वज और 6 क्विंटल निकालते थे। हमारी खुद की जो है 20-22 एकड़ खेती में, इतनी खेती रहने के बाद भी हम जो है 8-10 बच्चों के जो परिवार है उनका भरण पोषण ठीक नहीं होता था, इतना उपज कम था। ये बिल्कुल धन्यवाद दीजिए रसायनों को कि रसायन आए। जब से यूरिया, डीएपी, पोटास डलना शुरू हुआ, ठीक है, उपज बढ़ी। खरपतवार नाशक डलना शुरू हुआ तो खरपतवार जो है, जिस समय मैं कृषि विज्ञान केंद्र में था 2004-05 में, तो उस समय जो है एक हमारे साथी, उन्होंने खरपतवार पर ही अनुसंधान किए। उनका निष्कर्ष था कि खरपतवार 56% उपज को कम करते हैं। कितना? 56%। अभी तो ये और बढ़ गया है, उपज ही नहीं आने देते खरपतवार। तो खरपतवार नाशक आए, उपज और बढ़ी। फिर बीमारी आती रही, फंगस आया है ना, वायरस आए बहुत ज़्यादा, रस चूसक कीट आए, ये सब जितने भी आए तो ये रसायन आते गए और इन रसायनों ने कुछ हद तक खेती को बचाया है और उपज बढ़ाया। इसलिए ये कह देना कि रसायनों ने खेती बर्बाद की, बिल्कुल बर्बाद की है रसायनों ने खेती, लेकिन उपज बढ़ाया है। और रासायनिक खेती के विज्ञों ने स्पष्ट कहा, विशेषज्ञों ने, इसके साथ आप ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग करो, फिर ये करना, ठीक है। रासायनिक खेती में बस एक गलती क्या हुई कि रासायनिक खेती ने केवल रसायन और सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग करवाया। इसमें हमारी शिक्षा पद्धति की गलती है। ठीक से एजुकेट नहीं किया गया रसायनों के प्रति और आज धरती बंजर हो गई। अब कुछ उपज नहीं होने वाली है। अब इतना ज़्यादा फंगस बढ़ चुका है कि कोई भी फंगीसाइड कुछ नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा वायरस बढ़ चुका है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खत्म और भी फसलें खत्म होती जा रही। वायरस का प्रकोप आया, किसान पूरे पौधे उखाड़ देते हैं। अभी पंजाब, हरियाणा मेरा प्रवास हुआ, वहाँ कपास में पूरे पत्ते जो है लाल पड़ रहे हैं और उनमें रस चूसक कीट भयंकर आ रहे हैं। सीधी फसल ही लोग जो है 2 महीने 3 महीने की फसल जो है जोत करके खत्म कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा ये जो है रसायनों का अति प्रभाव आने से कि खत्म हुआ। भारत में रसायन की पुरानी परंपरा रही है बंधु। हमारे यहाँ भारत में देखो, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, भागभट्ट, अभी हमने जो मैंने आपको पिछले सेशन में ग्रंथ दिखाए थे, वृक्षायुर्वेद, फन्नी दर फलाहात, नुक्सा दर फन्नी फला, 150 उसमें रसायन नुक्सों का वर्णन है। ये क्या है? सब ये रसायन है। कश्यपी कृषि सूक्त, कितने सारे रसायनों के वर्णन है। आयुर्वेद में तो रसायनों के पूरे ग्रंथ हैं और तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, राम रसायन तुमरे पासा, है ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा रसायन है, तुम तो सब कर सकते हो। तो रसायनों का भारत में बहुत महत्व रहा है। बस वो केमिकल रसायन नहीं थे, वो आयुर्वेदिक रसायन थे। कौन से रसायन? आयुर्वेदिक रसायन।
और ये आयुर्वेदिक रसायन रहेंगे तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जरूरत है तो रसायन देना ही पड़ेगा। आपके खेती में पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, कहां से मिलेगा भाई नाइट्रोजन? ठीक है, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, जड़ों में देना पड़ेगा, या पत्तियों में स्प्रे करके दो या नीचे दो। फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक चाहिए, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान चाहिए। ये जो है रसायन के स्वरूप में ही चाहिए। ठीक है, जिंक ऑक्साइड चाहिए, आयरन ऑक्साइड चाहिए, कॉपर ऑक्साइड चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्म में पौधे ग्रहण कर सकते हैं। हम भी ऑक्सीडाइज, जैसे हमें आयरन की कमी हुई तो क्या लोहा हम जो है घिस के पी लेंगे? अरे भाई उस लोहा ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, किसी प्लांट से निकला हो। जैसे अभी हमने आधा मतलब 10 किलो अंगूर खाएंगे, पर हमारे शरीर में आयरन की मात्रा नहीं बढ़ने वाली। क्यों? ग्लूकोज मिलेगा उससे, आयरन नहीं मिलेगा। आयरन के लिए उसको द्राक्षासों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जिसको भी देखिए कि खून में आयरन की कमी हुई तो आयुर्वेद डॉक्टर द्राक्षासो लिखता है, और वो 2 बॉटल पिएगा 1 लीटर, और उसके खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाती। क्यों? उसमें बैक्टीरिया ने जो है अंगूर के जो आयरन है उसको आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, वो लिक्विड में पड़ा है, आप पियोगे आयरन ऑक्साइड भी मिलेगा। तो इस तरह से हमको ये सब ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में लाना ही रसायन की एक प्रक्रिया है। तो आइए हम शुरू से बात करते हैं, हम जैविक खेती में कैसे रसायन दें। बिना केमिकल के हम रसायनों की पूर्ति कैसे करें? क्यों? बिना रसायन के खेती संभव नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं जो है रसायन क्या क्या हैं। अभी रसायन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रकाश संश्लेषण का सूत्र दिखाता हूं। देखिए सारा ये पौधा जो है पूरा सब खेल रसायनों का है। ये जो भी चाहिए सब रसायन है, और आधुनिक विज्ञान ने ये बताया, वही पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। तो भूमि जो है पौधा बनाता है, ये जो भूमि है ये पौधा बनाता है, और पत्ते ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज से ही उत्पादन मिलता है। 3 बातों को ध्यान रखना किसान भाइयों। मिट्टी क्या करता है? आपकी भूमि अच्छी होगी तो जड़ बढ़िया अच्छी जाएंगी, पौधा इसमें कार्बन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन होगा, फिर फास्फोरस और पोटास होगा, पौधा खूब बढ़ेगा। भूमि से क्या क्या लेता है? कार्बन लेता है, ठीक है, हाँ, और क्या लेता है? ये हमने जो है इस संच में आपको बताया है कि नाइट्रोजन लेता है, फास्फोरस लेता है, पोटास लेता है। ये कार्बन जो है ये प्लांट हवा से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। केवल कार्बन मिट्टी में इतना चाहिए कि रूट ग्रो हो सके, और ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उसके अंदर समा सके, बस इतना ही चाहिए। यानी मिट्टी में कार्बन होना चाहिए अधिकतम 1% तक, बस, इससे ज्यादा की बहुत जरूरत नहीं है। और इसके लिए आपको अलग से कार्बन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी पौधा बनता है तो जड़ नीचे रहता ही है, उसकी जड़ डिकम्पोज हो जाए, कार्बन पर्याप्त है। कम है तो इसकी पत्तियां जो है 1-2 साल डाल दीजिए, कार्बन बढ़ जाएगा। नहीं तो गोवर्धन कंपोस्ट खाद बना के डाल दो, गोवर्धन सजीव खाद, गोवर्धन खनिज खाद डाल दो, कार्बन की पूर्ति हो जाएगी। तो कार्बन उतना ही चाहिए मिट्टी में जितनी जड़ जा सके, और ये जो है फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन उसके अंदर शामिल हो सके, अन्यथा कार्बन पूरा जो है हवा से उठाता है। तो आइए फिर से हम शुरू से बात करते हैं कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम जो है प्रकाश संश्लेषण में रसायन कैसे बनते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रकृति रसायन आधारित है, ठीक है। प्रकृति कैसे रसायन आधारित है ये आप जो है समझिए। इस प्रकृति में 108 रसायन हैं। कितने रसायन हैं? 108 रसायन है इस प्रकृति में,
और ये जो है भगवान शिव कहते पार्वती से कि इन तत्वों से, उन्होंने उनको तत्व कहा, हे पार्वती ये तत्वों से ही प्रकृति बनी है और मिटती, इन तत्वों के मिटने से ही प्रकृति मिटती है। मुझ तक तो प्रकृति पहुंचती ही नहीं है, मैं ही इन तत्वों को बनाता हूं, ठीक है, बनाने, और मैं ही इन तत्वों को वापस भी लेता हूं। ये तत्व 108 तत्व जिनको जो है, जो पीरियोडिक टेबल में आजकल पढ़ाया जाता है ना, जो है फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिनसे सूर्य के अंदर जितने तत्व हैं वो सब, और अभी तो 121 तत्व पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं या उससे ज्यादा भी होंगे। तो वही तत्वों की बात कर रहा हूं जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। प्रकृति की रचना देखिए, ये मिनरल्स पंच महाभूतों के अंदर है। पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से बनी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारा इति में भिन्न प्रकृति स्थिता। प्रकृति बनी है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि और अहंकार, खुद का आकार मेरे डीएनए से। उसको जो है कई पुस्तकों ने गलत प्रिंट कर दिया अहंकार, अहंकार नहीं, अहंकार। अहम मतलब मेरा और मेरा आकार। तो ये 8 चीजों से प्रकृति बनी है, उसमें जो 5 चीजें ये अपरा है, ये बदल नहीं सकती, ये चाहिए ही चाहिए, अपरिवर्तित है। भूमि तत्व कम, जैसे हमारे शरीर में भूमि तत्व कितना प्रतिशत है वो कम हो जाए, आयरन कम हो जाए खून कमजोर हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाए हड्डी कमजोर हो जाएगी, पोटेशियम कम हो जाए हड्डियों में जो है दिक्कत आएगी, ठीक है, जिंक, मैग्नीज, जिंक कम हो जाए वायरस का आक्रमण होगा। अभी कोरोना आया, जिनके शरीर में जिंक बहुत कम है वही व्यक्ति ज्यादा बीमार हुआ, इसलिए डॉक्टर ने जिसको भी कोरोना हुआ उसको जिंक लिखा। तो जिंक, तो ऐसे हर तत्वों की उपयोगिता, 108 तत्व चाहिए, पौधों को भी चाहिए 108 तत्व। और प्रकृति का सामंजस्य देखिए, 108 तत्व भूमि के अंदर है तो उसको कहा रूप, इसको हम रस भी कह सकते हैं। अगर हम फलों से लेंगे तो कहलाएगा रस। तो रूप और रस ये भूमि तत्व है। फिर गगन तत्व में रंग है, सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है, रंग। उन रंगों में सभी 108 तत्व हैं। आप रंग चिकित्सा या सूर्य चिकित्सा अध्ययन कर लीजिए गूगल पर भी जाके, पूरे 108 तत्वों में, ये रंगों में पूरे 108 तत्व। लेकिन शुरुआत में जो है ये जो है शब्द भी होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये जो शब्द जा रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके इतने से भाग में 7 रंग हैं। तो शुरू में ये शब्दों के साथ यात्रा करता है रंग, ठीक है, और फिर जैसे अंतरिक्ष में जाता है तो फिर ये शब्द कट हो जाते हैं, केवल ये रंग रहता है। तो गगन तत्व शब्द मतलब बहुत सामने हो, धरती के अंदर हो तो शब्द के साथ आप जो है गगन तत्व ले लोगे, मंत्र चिकित्सा जिसको बोलते हैं। लेकिन जैसी अंतरिक्ष यात्रा करेगा ये तो शब्द कट जाएगा, केवल रंग आगे बढ़ेगा। तो गगन तत्व का जो है रंग है मूल 108 तत्व। वायु का गंध, भूमि से जो है जो गंध निकलता है, देखो अलग, सल्फर का अलग गंध होता है, कैल्शियम का अलग होता है, मैग्नीशियम का अलग होता है, जिंक का अलग होता है, पोटेशियम अलग, फास्फोरस का अलग होता है। तो ये जो मिट्टी से खुशबू आनी चाहिए, जो सौंधी खुशबू की बात करता है, वही अगर ये सौंधी खुशबू आती तो पौधा अच्छा बनेगा। तो ये गंध, इसमें भी 108 तत्व होते हैं। अग्नि का है स्वर, अग्नि का शुरुआत रंग से होता है, अग्नि जलेगी तो रंग दिखेंगे। हम अग्निहोत्र करते हैं तो सब ऊर्जा निकलती है, बैजानी है पीनाला, ठीक है, सब ऊर्जा। लेकिन ये रंग जो है ये सतही है, अग्नि का जो मूल है वो स्वर है। अभी देखिए जब जो है जब आहुति डाली जाती है और अग्नि प्रज्वलित होती है तभी मंत्र बोले जाते थे। क्यों? ये अग्नि का रंग जो अग्निहोत्र से या यज्ञ करते समय जो अग्नि निकलती, इसकी प्रकाश तो कम जगह जाएगी, पर इस प्रकाश से टकरा के और जो शब्द दूर तक यात्रा करेगा। इसलिए प्राचीन समय में बहुत सारे यज्ञशाला थे। राजा के पास जब भी धन संपन्न और घी होता था तो वो जो है हर गुरुकुल में यज्ञ होता था, यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई जाती थी। और जो है वृष्टि यज्ञ, हमारे यहाँ तो वर्णन है वर्षा कराने वाला यज्ञ, सोम यज्ञ, पंच महाभूतों को संतुलित करना है तो सोम यज्ञ, ठीक है।
तो ऐसा जो है इष्ट कामादुक यज्ञ, बहुत सी चीजें यज्ञों के प्रचलन थे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। अश्वमेध यज्ञ भी था, राजसूय यज्ञ भी था। तो ये क्या है, यज्ञ के द्वारा अग्नि तत्व को, क्योंकि अग्नि तत्व मुख्य है हमारे शरीर में, अग्नि तत्व कम लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अग्नि तत्व कम हो गया, कफ बढ़ गया, आंखें सफेद, जीभ सफेद, ठीक है, इसमें सफेदी आ जाएगी पंजों में, ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, बहुत ज्यादा नींद आएगी, सर्दी खांसी होने लगेगी। और अग्नि तत्व बढ़ गया तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ पित्त बढ़ जाएगा, हमारे आंखें लाल, जीभ लाल, ठीक है, ये पंजों में लालिमा आ जाएगी, पसीना खूब आएगा, नींद ठीक से नहीं आएगी। तो अग्नि तत्व जो है बढ़ गया तो नुकसान, घट गया तो सम होना बहुत जरूरी। अग्नि निकल गई तो राम नाम सत्य है। तो अग्नि तत्व का महत्व है। अग्नि तत्व इसलिए यज्ञों के द्वारा स्वर के माध्यम से, तो मूल जो है अग्नि का है ये स्वर, ठीक है। फिर नीर तत्व का स्पर्श। अब देखिए कि गर्मियों में पौधों के पत्तों में, मतलब बहुत से पेड़ों में है ना फूल आते, आम में, ठीक, पलाश में, महुए में कितने फूल आते हैं, पलाश लाल हो जाता है पूरा। उस समय अप्रैल मई जून में पानी रहता है क्या, मिट्टी में नहीं रहता, फिर कहां से उनमें फूल आ रहे हैं, क्योंकि स्पर्श चिकित्सा के द्वारा जो माइकोराइजा जीव होता है वो 15 फुट 20 फुट नीचे जाके पानी लाके पौधे को देता है, तब फूल आते हैं। तो अब जब ये और जो है ऊपर के क्रम से जो है सूक्ष्म होना शुरू हो जाता है, भूमि से निकलेगा कोई तत्व तो उसका आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर होगा, फास्फोरस पोटास का। गगन से निकलेगा तो वो फुटबॉल के एक जो है धागे के आकार का हो जाएगा। फिर वायु से निकलेगा तो फुटबॉल के आकार का, अग्नि से निकलेगा तो वो ऊर्जा हो गया, और नीर से निकलेगा तो वो भी ऊर्जा हो गया और सूक्ष्म हो गया। तो ये सूक्ष्मता ये जो है ये अपने आप प्रकृति में नैनो टेक्नोलॉजी चलती है। इस पर अलग से मैंने विषय रखूंगा, बाद में बताऊंगा प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। पर इस नैनो टेक्नोलॉजी का मैंने उपयोग किया, इसलिए इसको मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, इसके लाभ मैंने देखे हैं। और जिन किसानों ने भी प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी को ठीक से समझा मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग में और अप्लाई किया, वो जबरदस्त सक्सेस है। जहां चने में एक फली आनी चाहिए वहां 2 और 3 आ रही है, एक फली में 2 दाने रहते हैं वहां 3 फली में 3 दाने, 9 दाने मिल रहे हैं। जहां 2 दाने मिलना चाहिए वहां 9। इसलिए प्रति एकड़ 18.5 कुंटल चना निकाल लिया हमारे किसानों ने, धान निकाल लिया 56 कुंटल, गेहूं निकाल लिया जो है 35 कुंटल। ऐसे इतने उत्पादन निकाले प्रकृति के नैनो टेक्नोलॉजी को समझना। कुल मिला के हमको 108 तत्व देने हैं, चाहे रूप से दो, रंग से दो, गंध से दो, स्वर से दो, स्पर्श से दो। पंच महाभूत जो है कि सभी जो ये सब तो देने ही हैं, क्योंकि रूप रंग गंध स्वर स्पर्श ये तो देने ही है, प्राथमिक हैं सभी तत्व। इसके अलावा क्या है, पंच महाभूत का संतुलन भी रखना है कि भूमि तत्व कितना हो। जैसे संतुलन मैं अपने प्रशिक्षण में बताता हूं कि मनुष्य का जो है 70% जल है, तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है। फिर जो है भूमि तत्व 1% होना चाहिए, तो है। गगन तत्व 8% होना चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए। वायु तत्व 21% होना चाहिए, तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है। और अग्नि तत्व जो है 32 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मनुष्य का, ये 0.1% की इसमें आ जाएगा। भूमि गगन वायु अग्नि और नीर ऐसे तत्वों का है, ये मैं अपने प्रशिक्षणों में बताया अच्छे से, पुराने वीडियो में देखना। तो इस तरह से ये संतुलन ठीक होगा पंच महाभूतों का, तब त्रिदोष ठीक रहेगा। अगर अग्नि तत्व बढ़ गया तो पित्त बढ़ गया, कम हो गया तो कफ बढ़ गया, जल तत्व बढ़ गया तो कफ हो गया, जल तत्व घट गया तो पित्त हो गया, वायु तत्व बढ़ गया तो जो है वायु का दोष घट गया, तो भी जो है ऑक्सीजन की कमी। तो हर तत्व ये पंच महाभूत होने चाहिए। इसलिए जब भी मैं किसी के खेत जाता हूं तो पंच महाभूत चेक करता हूं, मिट्टी में है कि नहीं अनुपात, भूमि तत्व है कि नहीं होता तब रिकमेंड करता हूं कि लाल मिट्टी डालो, पीली मिट्टी डालो, सफेद मिट्टी डालो। गगन तत्व है कि नहीं होता तब कहता हूं तिल की खेती करो। वायु तत्व नहीं होता तब कहता हूं भैया तिल की खेती करो, उसको जमीन में गड़ाओ, ठीक है। भूमि गगन वायु अग्नि तत्व नहीं है तो बोलता हूं लाल मिट्टी डालने को, ठीक। और नीर तत्व नहीं है
तो फिर हम बोलते हैं भैया पानी पकड़ने की क्षमता यानी कार्बन बढ़ाओ, यानी वही तिल जमीन में गड़ाओ। तो ये पंच महाभूत की चेक मैं करता हूं, ऐसी पानी में भी पंच महाभूत ठीक होने चाहिए, हवा में भी पंच महाभूत ठीक होना चाहिए। इसलिए गंध चिकित्सा रखने की मैं बात करता हूं, अग्निहोत्र की मैं बात करता हूं। ठीक है, अग्निहोत्र तो पंच महाभूतों को ऊर्जा देने के लिए है, उसकी तुलना हम कर नहीं सकते। पर जैसे हवा में पंच महाभूत नहीं, तो गंध चिकित्सा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पंच महाभूत खेती में पूरे जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि उसके वातावरण में होनी चाहिए, तब जाके खेती सचेतन होगी। और जब खेती सचेतन होगा तब आप जो है किसी भी माध्यम से तत्व दे सकते हो। फिर पौधा तो जो है भूमि में नहीं है, जिंक तो हवा जो है पानी से ले लेगा, हवा से ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा। लेकिन पौधा सचेतन तब होगा जब उसके पंच महाभूत त्रिदोष ठीक होंगे। भाई स्वस्थ व्यक्ति होगा वही तो जो है उसकी चेतना ही तो जागृत रहेगी ना। व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो कहां से रहेगा, उसके पंच महाभूत असंतुलित है तो वो कैसे ठीक काम करेगा। तो अभी मैं वापस आ रहा हूं कि भाई कि प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रक्रिया होती, कैसे रसायनों का इस्तेमाल होता है। देखिए 3 मुख्य जो है रसायन हैं, क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हवा से प्लांट लेता, हाइड्रोजन, ये 3 मुख्य हैं, ये फ्री में मिलते हैं। ठीक है, पर भी आजकल कार्बन जो है वो निगेटिव कार्बन खेतों में बहुत हो गया है। निगेटिव कार्बन यानी क्या, जैसे मोटरसाइकिल गाड़ियों के निकला हुआ धुआं निगेटिव है। ठीक है, और बहुत से ऐसे कार्बन हैं जो निगेटिव हैं, वो नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव कार्बन होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन तो सूर्य से मिलता, ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन पॉजिटिव कैसे होगा, ये होगा अग्निहोत्र करने से। ठीक है, और इससे पॉजिटिविटी आ जाएगी हवा में, इससे तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 महाभूत इससे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा। हाइड्रोजन सूर्य से मिलता ही है। अब है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन हवा से लेता है। नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन होता है हवा में, कितना परसेंट है, 72%, पर लेता प्लांट जमीन से है। होता हवा में है, लेता किससे है, जमीन। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में लेता है, जैसे हम गेहूं नहीं खाते, रोटी खाते हैं, वैसे ही ये गेहूं है हवा का नाइट्रोजन, जमीन के अंदर आ जाएगा। जब बैक्टीरिया उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा तब वो जो है क्या हो जाएगा, रोटी बनेगा। तो जड़ों से नाइट्रोजन लेता है, इसलिए नाइट्रोजन के नेडुल्स जो है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये सब होने चाहिए मिट्टी में। गन्ना लगाते हो तो एसिटोबैक्टर, है ना, दलहन लगाते हो तो राइजोबियम, गेहूं लगाते हो तो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर तो सबके लिए कॉमन है। धान और मक्का लगाते हो तो एजोस्पिरिलम। ये जीवाणु होना चाहिए ताकि हवा से नाइट्रोजन को खींच के दे सके, यही एक माध्यम है। अन्यथा नाइट्रोजन एक बहुत बड़ी दिक्कत है खेती में, कैसे पूर्ति करेंगे हम जैविक तरीके से बताऊंगा आगे। ठीक है, फास्फोरस और पोटास ये भी मिट्टी में होना चाहिए। फास्फोरस बहुत ऐसे रेयर, जैसे मैं पूरे 17-18 राज्यों में मेरा प्रवास हो गया, 2-4 ही जिले मिले जहां फास्फोरस कम है। पोटास तो अति उच्च है, हर जगह पर्याप्त है, हर जगह पर्याप्त है। ये कुछ जगह पर्याप्त है, कुछ जगह दिक्कत में है, इसलिए मैं बोलता हूं रॉक फॉस्फेट डालो। ठीक है, तो अब ये हम आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का उपयोग कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। अभी मैं जो है वापस आपको जो है लेके आ रहा हूं प्रकाश संश्लेषण पे। ठीक है, तो भूमि में पौधा बनेगा जब मिट्टी में कार्बन होगा, जड़ जाने लायक इतना, और मिट्टी में फास्फोरस, पोटास होगा, नाइट्रोजन होगा, पौधा बढ़ेगा। अब फिर पत्तियों में होने चाहिए सूक्ष्म तत्व। कौन से होना चाहिए सूक्ष्म तत्व, ये सूक्ष्म तत्व होना चाहिए, क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। ठीक है, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, ये तत्व होना चाहिए पत्ती में। अभी प्रकाश संश्लेषण में इन तत्वों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण में इन तत्वों का उल्लेख नहीं है।
प्रकाश संश्लेषण में किसका उल्लेख है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 6H2O मतलब पानी के 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 6 अणु। ये जो है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से लिया, पानी जड़ से लिया, यहां से लेकर और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H2O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे जो है ग्लूकोज के 6 बॉन्ड रहते हैं, ऐसे 6 बॉन्ड रहते हैं। ये जो है ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा, इसलिए पौधे लगाने से ऑक्सीजन हमको मिलता है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज को क्या करती है? पत्ती अपने अंदर संचित कर लेती है। ग्लूकोज जो है अमावस्या में जड़ों में जाती है और पूर्णिमा में पत्तियों में आती है। जब पत्तियों में आती है तो यहां से जो है इस ग्लूकोज के अंदर जो तत्व होते हैं उनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में खुद पौधा करता है, क्योंकि पौधे को भी जिंदगी, क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। हम हो, पेड़ पौधे हों या छोटे छोटे जंतु हो, जो है कोई भी जीवाणु हो, फंगस हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, सबको ग्लूकोज चाहिए। मांसाहारी जीवों को भी ग्लूकोज चाहिए, इसलिए चींटी जो है शक्कर खाती है, क्योंकि ग्लूकोज ही एनर्जी में बदलता है, तो खुद भी यूज करता है प्लांट। ठीक है, तो अभी क्या है, ये लेटेस्ट, ये प्रकाश संश्लेषण की पुरानी थ्योरी है, अभी लेटेस्ट थ्योरियां आ रही है। मैं ये बात पिछले 5-7 साल से कहता हूं कि जो है प्रकाश संश्लेषण में इन सूक्ष्म तत्वों का भी यूज होता है, इनका जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक का। यानी पत्ती हरी कच्च चाहिए, पत्ती हरी कच्च होगी उतना ग्लूकोज बनाएगा, और जितना ग्लूकोज बनाएगा उतना उत्पादन होगा, जितना ग्लूकोज बनाएगा उतना उत्पादन होगा। ठीक, तो आगे बढ़ें तो ये रसायनों का उपयोग है। अभी रसायनों के उपयोग जो है, प्रकृति में कैसे रसायन मिलते हैं भाई? प्रकृति में कैसे अपने आप जंगल में पत्ते भी अच्छे आते हैं, फूल भी बड़े अच्छे आते हैं, फल भी खूब आते हैं, लद जाते हैं। बेर तो फलों से लद जाता है, आम भी फलों से लद जाते हैं, अमरूद, जामुन भी नदियों के किनारे रखे जामुन कितना लद जाते हैं पेड़ फलों से, कोई दिक्कत नहीं उनके पत्तों में। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि उनकी जमीन में उतना कार्बन है 1%, वहां पर जो है पंच महाभूत संतुलित हैं। ठीक है, वहां जीवाणु पर्याप्त है। 1 ग्राम मिट्टी में आप जीवाणु निकालोगे तो 2-3 करोड़ बैक्टीरिया आएंगे 1 ग्राम मिट्टी में, इतने बैक्टीरिया और फंगस है, मित्र फंगस। तो वहां जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब वहां अणु भी हैं सभी तरह के और सभी तरह के जीवाणु भी हैं। 108 अणु भी हैं जमीन में, 108 जीवाणु भी हैं। तो अणु और जीवाणु होगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं यही पहुंचाना चाहता हूं किसानों को। 108 अणु, 108 जीवाणु, फिर अपने आप जीवो जीवस्य, जीव ही जीव को जीवन देता है। जीव यानी सूक्ष्म जीव, जीवस्य यानी बड़े जीवों को, हम तुम पेड़ पौधों, इनको जीवन देता है। और ये जो है ऋषि पाराशर ऋषि का सूक्त है, जीवो जीवस्य। ब्रह्मा जी के पहले बड़े पुत्र कहलाते, 7 ऋषियों में सबसे बड़े ऋषि है। तो ऋषि पाराशर ने दुनिया, ये धरती को देखा, उनके मुख से पहला वाक्य निकला, जीवो जीवस्य जीवनम। हे पिता, हे ब्रह्मा जी, ये पूरी प्रकृति तो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन दे रहा है। हमारी आंख को कौन देता है? जो है विटामिन ए कौन देता है? यही जीवाणु। हम गाजर खाते हैं, ये अणु हैं, फिर हम वही जीवाणु पचाते हैं, फिर उन्हीं में से कुछ जीवाणु आंख में ले जाके विटामिन ए सेटल करते, इसलिए आंख दिखते रहता है। इसलिए मनुष्य मर जाता है, पर वो जीवाणु तुरंत नहीं मरते, वो मरते कुछ समय बाद, 12 घंटे 24 घंटे बाद, जब उनको ग्लूकोज मिलना कम हो जाता है तब। क्योंकि हृदय पंपिंग करता है तो ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज देता है किनको? सभी जीवाणुओं को। ब्लड इसलिए पूरे हमारे शरीर में दौड़ता है। तो ये सब जीवाणु तुरंत नहीं मरते। ये जीवाणु हमारे शरीर में, हमारी शरीर की 1 ग्राम चमड़ी में भी 2 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस भी है, अंडज, द्विदज,
स्वेदज जिनको कहा गया अलग अलग, तो ये हमारे शरीर के अंदर भी हैं। ये जीवाणु पूरे जीवन देते हैं। ये प्रक्रिया हमको पहुंचना है, पहुंचेंगे हम इस पर, लेकिन जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको पोषक तत्व देना पड़ेगा। कैसे देंगे उसके लिए मिस्टर लाइबेक का एक सिद्धांत बताता हूं। ये मिस्टर लाइबेक जो हैं ये रासायनिक खेती के, यूरिया डीएपी के जनक में इनका नाम है, रासायनिक खेती के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक खेती के जो जनक हैं उनके कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रसायन आवश्यक है, कितना रसायन आवश्यक है और इसको हम जैविक में कैसे देंगे। क्योंकि अगर इनके कंसेप्ट को मैं नहीं समझता तो मैं रसायन देने की पद्धति को ठीक से नहीं समझ पाता। और अभी सब जैविक रसायन हमने बना लिया आयुर्वेद के सहारे से, इसलिए हमारा प्रोडक्शन जबरदस्त आ रहा है। 18 फसलों के अभी तक रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ चुके हैं। 2 फसलों के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमारे इसलिए आए क्योंकि हमने जो है इस रसायन पद्धति को समझा और जैविक तरीके से जैव रसायन हमने दिए बना के। ठीक है, तो कैसे हैं ये जो है रासायनिक खेती का जो विज्ञान है वो 100 क्विंटल प्रति एकड़, इसका मैं समझाता हूं। 1 एकड़ में 100 कुंटल का मानक ले लो कि हमें 100 कुंटल पैदा करना है 1 एकड़ में धान। 80 कुंटल तक धान चला गया है। ठीक है, 80-82 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं। 10वें पूरा बिहार के किसानों का, वहीं का उनका अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड है धान का। 100 कुंटल प्रति एकड़ भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और भी ऐसी बहुत सी चीजों का उत्पादन, अब जिसमें से 50 कुंटल लेना है तो उसका आधा कर देना, 25 कुंटल प्रति एकड़, यानी टारगेट रखो आपको। तो अभी मैं 100 कुंटल का टारगेट रख के आपको एक बता रहा हूं कि 100 कुंटल टारगेट चाहिए। तो नाइट्रोजन कहां होता है? हवा में 78%। बहुत है नाइट्रोजन हवा में, बस जीवाणु नहीं है इसलिए हमको यूरिया देना पड़ रहा है। तो जीवाणु होंगे तो कितने जीवाणु होने चाहिए नाइट्रोजन के? 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 80 लाख जीवाणु होना चाहिए नाइट्रोजन के, कम से कम 80 लाख। फिर आपको कुछ यूरिया देने की जरूरत नहीं अगर इतने जीवाणु, क्योंकि हवा में पर्याप्त नाइट्रोजन है, जीवाणु बस नहीं है। अब जीवाणु नहीं है तो बिना नाइट्रोजन के पौधे के जो है पीले पड़ जाएंगे, पत्ते पीले पड़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण का योगदान है। क्लोरोफिल, हरा पत्ता होना चाहिए, क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी जो है अभी नहीं है तो रासायनिक खेती वाले क्या कहते हैं? 1.3% नाइट्रोजन चाहिए 100 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए। 1.3% यानी 130 किलो, 100 क्विंटल का 1.3 यानी 130 केजी नाइट्रोजन चाहिए। अब 46 यूरिया में 40% होता है, इसलिए 3 कुंटल रिकमेंड होता है। कितना रिकमेंड हो रहा है? 3 क्विंटल। इतना डालो। तो ये तो रासायनिक में, जैविक में कैसे डालेंगे आगे बताऊंगा। ऐसी फास्फोरस का रिकमेंडेशन है 0.45% फास्फोरस चाहिए, 0.45%, मतलब 45 किलो नाइट्रोजन चाहिए। एसएसपी में होता है 16% सिंगल सुपर फास्फेट में, इसलिए वो 3 क्विंटल रिकमेंड किया जाता है। ऐसे पोटास चाहिए 100 कुंटल उत्पादन करने के लिए पौधे में 0.45%, इतना चाहिए। इससे ज्यादा जो है इतना मिलेगा तब 100 कुंटल उत्पादन होगा, मतलब जो है कितना चाहिए? 40 किलो तो चाहिए। अब एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास में 56% होता है, तो कितना किलो डालना पड़ेगा? 71 से 75 किलो के बीच में डालना पड़ेगा। 100 कुंटल प्रोडक्शन के लिए इतना पोटास डालना पड़ेगा। वैसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये द्वितीयक तत्व हैं, ये 0.5% रिकमेंडेशन है केमिकल खेती में। 33% के आते हैं मैग्नीज कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या जो है जिंक सल्फेट वगैरह आते हैं। तो अभी क्या है कि 33% वाले जो सल्फेट वाले आते हैं वो निगेटिव होते हैं। हाथ में रखोगे मनुष्य की ताकत घट जाएगी, मतलब पौधे को खिलाओगे तो न्यूट्रिशन तो मिलेगा पर ताकत घटेगी। जैसे हम स्टील में पानी पिएंगे तो प्यास तो बुझेगी पर ताकत घट के बुझेगी, 99% ताकत घट जाएगी। तो भाई ताकत घटा के क्यों न्यूट्रिशन देना? इसलिए ये सब मैंने जो सल्फेट वाले जितने हैं सब मैंने कट किए हैं, ये नहीं डालना स्पष्ट, क्योंकि ये निगेटिव फर्टिलाइजर है।
कोई भी निगेटिव फर्टिलाइजर नहीं डालना, इसलिए मैं घूरे का गोबर भी मना करता हूँ, कच्चे गोबर का ढेर, और गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन वाला जो घेर भारत में डालने की परंपरा हो गई बेसन डाल के, ये भी भयंकर निगेटिव, ये फंगस बहुत बढ़ाता है, ये भी नहीं डालना। और बाजार के जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जो है फेरस सल्फेट, ये भी नहीं डालना, निगेटिव। मैंने इसका ऑप्शन दिया है कि जिंक मिट्टी, कैल्शियम मिट्टी, मैग्नीशियम मिट्टी, कॉपर मिट्टी, ये डालो, ठीक है, या कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये डालो। ये सोल उपलब्ध करा रहा है, इसलिए सोल को मैंने कहा ये दो, क्योंकि किसान ढूंढेगा, कोई बेचता ही नहीं तो मिलेगा कहां से बाजारों में, ठीक है। तो ऑनलाइन सोल से आपको लेना ही पड़ेगा, और बाजारों में मिलता है तो वहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये सारे तत्व भी पौधे को देने पड़ेंगे। कितना % देना है भाई? आप बाजार से लोगे 33% वाला तो 15 किलो डालना पड़ेगा। सोल से मिल रहा है 90% वाला, 90 से 99% है, कुछ 87% है कॉपर वगैरह, पर 90% के आसपास है उसमें, तो वो 5 किलो डालना पड़ेगा। 5 किलो भी बहुत ज्यादा है, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करवा दे रहा हूं, तो मात्र 200 ग्राम डालना पड़ेगा आपको। यानी मैग्नीशियम मिट्टी 200 ग्राम, कैल्शियम मिट्टी 200 ग्राम, ठीक है, और सल्फर मिट्टी ये भी 200 ग्राम आपको डालना है पर एकड़, और जिंक मिट्टी तो मात्र 100 ग्राम। क्यों? इसका रिकमेंडेशन 0.2% है, 25, बहुत कम है इसका। यानी आपको कितना डालना है? मात्र 2.5 किलो 100 कुंटल प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये 100 ग्राम और इसको नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ये भी जो है 2.5 किलो, ये 5 किलो रिकमेंड है, 2.5 किलो डालना पड़ेगा। जब आपको नैनो बैक्टीरिया से खिला के डालोगे भस्म रसायन बना के मेरी टेक्निक में, तो मात्र फिर 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, ये सब 100 ग्राम लगेंगे। क्लियर हुई? ये कब तक डालना है? जब तक आपकी मिट्टी में ये सारे तत्व नहीं आ जाते। ये सारे तत्व मिट्टी में कैसे आएंगे? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी डालोगे तब आएंगे। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी डालोगे तब आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं लाल मिट्टी आप डालो। लाल मिट्टी में क्या होता है बंधु? एक तो ये अग्नि तत्व को बढ़ाएगा, ठीक है, और भूमि तत्व भी बहुत सारा देगा। भूमि तत्व में लाल मिट्टी में मुख्यतः होता है आयरन, फिर होता है पोटास, फिर होता है मॉलिब्डेनम, ठीक है, फिर मैग्नीज होता है ना, कॉपर भी होता है, ऐसे तत्व होते हैं किसमें? लाल मिट्टी में। पीली मिट्टी में क्या होता है? पीली मिट्टी में होता है विशेषकर सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर भी इसमें होता है, ऐसे कुछ तत्व इसमें मुख्य। फिर सफेद मिट्टी, ये भी मैं रिकमेंड करता हूं, मेरे गांव में छुई के नाम से जाना जाता है। ये मेरे यहाँ तीनों मिट्टी मिलती है, इनके मैंने इसलिए प्रयोग किए हैं। सफेद मिट्टी में मुख्यतः कैल्शियम होता है, ठीक है, बोरान होता है, और ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं। सब में जो है लाल पीली मिट्टी में सब में 40-40, 50-50 तत्व हैं। अब ये लाल मिट्टी आप जहां वहीं आसपास ढूंढिए, क्योंकि 1-1, 2-2 टन डालना पड़ेगा। ये लाल मिट्टी 1 टन, पीली मिट्टी 1 टन, सफेद मिट्टी भी 1 टन, ठीक है। और रॉक फास्फेट भी डालना पड़ेगा। क्यों? रॉक फास्फेट में फास्फोरस बहुत मात्रा में होता है और कैल्शियम भी होता है, ऐसे बहुत से तत्व होते हैं रॉक फास्फेट में, वो भी डालना पड़ेगा 1 टन। तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रॉक फास्फेट, ये तो लाल पीली सफेद मिट्टी तो अपने आसपास से ही देखो, या जहां होता है अकोला महाराष्ट्र में कुछ जगह पर मैंने देखा है, वहां से बुला लो 1-8 ट्रक, ठीक है, और फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। देखिए क्या होता है, अभी बहुत से लोग ये सोल भी देता है। जैसे आप कहीं से भी मिट्टी उठाओगे तो उसमें जो है 10-12% आयरन होता है, लेकिन सोल में जो है 20 से लेके 40% तक का आयरन वाली मिट्टी है। 40% तक है आयरन। ये तो आप मात्र जो है 3-4 क्विंटल भी डाल दोगे तो फसल में एक जान आ जाती है, ठीक।
तो अभी क्या होता है, ये सब जो है जब आप ट्रक से बुलाओगे तो वही 10-12 रुपए किलो पड़ता है, लेकिन उसी को आप जो है कोरियर से बुलाओगे तो 20 रुपए केजी मिलेगा, क्योंकि 7-8 रुपए 10 रुपए तो कोरियर वाले लेते ही हैं पर किलो में। हाँ, मोबाइल नहीं चलता। तो इस तरह से हर तत्वों की उपयोगिता है, सब तत्व पौधे को चाहिए। पौधे को इससे मतलब नहीं है कि आपने रासायनिक से दिया कि जैविक से दिया, उनको इससे मतलब नहीं। पौधे को सभी पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। उसको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये सब, बोरान, सब चाहिए। अभी देखिए कोई तत्व नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन अगर आधा मिला तो पूरा आधा, मतलब पूरा प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। फास्फोरस आधा मिला तो पौधे ही छोटे रह जाएंगे, आधा हो गया प्रोडक्शन। पोटास आधा मिला तो ठीक से कण से नहीं आएंगे, उसमें दाना ठीक नहीं बनेगा, वजनदार, आधा हो गया प्रोडक्शन। कैल्शियम आधा मिला तो फूल नहीं आएंगे। बोरान नहीं मिला तो चाहिए भले 2.5 किलो, 2.5 केजी चाहिए, पर अगर ये 1.25 किलो मिलेगा तो उत्पादन आधा घट जाए। कोई भी तत्व आधा हुआ उत्पादन आधा हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज आधा हुआ सब का, फिर ये सब आप पूरे पूरे दो, केवल ये तत्व आधा हो गया, नाइट्रोजन आधी उपज, फास्फोरस आधा हो गया आधी उपज, कोई भी चीज आधी हो गई तो पूरी उपज घट जाएगी, क्योंकि एक तत्व की भी कमी पड़ेगी, उपज घट जाएगी, ठीक है। तो हमें सभी तत्व देना है। पौधे को इससे मतलब नहीं है कि आपने केमिकल तरीके से दिया कि नाइट्रोजन की जैविक तरीके से दिया। अब मैंने जो है, अभी मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई सख्त, उसका पीएच गड़बड़ा गया है। जब पीएच एल्कलाइन हो जाएगा या एसिडिक हो जाएगा तो कई तत्व पौधा खींच ही नहीं पाता। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता, या पोटेंशियल ऑफ पावर भी पहले कहा जाता था। एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं है कि हाईली, मतलब एसिडिक हो गया तो कुछ तत्व नहीं उठा पाएगा, एल्कलाइन हो गया तो कुछ तत्व नहीं ले पाएगा, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई तो जड़ अंदर नहीं जा पाएगा, जीवाणु नहीं है तो तत्व नहीं उठा पाएगा, है ना। तो एक तो मिट्टी में अणु नहीं है तो तत्व नहीं उठाएगा, जीवाणु नहीं है तो तत्व नहीं उठाएगा, पीएच गड़बड़ हो गया तो तत्व नहीं उठाएगा। तो कई कारण हैं। वापसा ठीक नहीं बनेगी, कार्बन नहीं होगा, तत्व नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बाकी ये तत्व आप कार्बन नहीं है और ये तत्व आप डाल भी दो जैविक तरीके से, लीच हो जाएगा, अंदर चला जाएगा या बह जाएगा, क्योंकि तत्वों को पकड़ने की क्षमता कौन रखता है, कार्बन रखता है। तो कार्बन भी चाहिए। तो चाहे पीएच गड़बड़ हो, चाहे जो है कार्बन ना हो या अणु ना हो, जीवाणु नहीं हो, पौधा पोषक तत्वों की कमी से जूझेगा, और यही हो रहा है पूरे देश भर में। और किसान जो है, अच्छा पोषक तत्व कम रहेंगे तो बीमारी आएगी। जैसे क्या हुआ कि गंधक, सल्फर नहीं रहा तो वायरस आएगा, ठीक है। लोहा की मात्रा कम हुई तो इल्ली का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कॉपर की मात्रा कम हुई, कॉपर, मैग्नीज और जो है कैल्शियम की मात्रा कम हुई तो रस चूसक कीट बढ़ जाएगी, है ना। फिर नाइट्रोजन कम हुआ, पत्ता पीला पड़ जाएगा। तो ऐसे जो है तत्वों की कमी से पौधे में, मतलब जैसे पोटास कम हुआ तो ऊपर के पत्ते सूखने लगेंगे, जो कोन कोन होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, किनारे किनारे का भाग। जिंक नहीं रहा तो खैरा रोग उसको बोलते, पत्ते पूरे लाल जैसे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आधा लाल आधा मतलब कत्थई कलर के हो जाते हैं, खैरा रोग उसको बोला जाता है। तो हर तत्वों की ऐसी जरूरत है। इन तत्वों की कमी के लक्षण भी मैं आपको भेजूंगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। कि एक एक पौधे का मैं चित्र भी भेजूंगा, किसकी कमी से क्या होता है, पहले भी मैंने मेरे YouTube चैनल में डाला हुआ है। तो ऐसे जो है तत्वों की कमी से उपज घटता ही है, आपको जैविक तरीके से इनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तब जब तक बैक्टीरिया नहीं आते,
तब तक अणु जीवाणु 108 अणु और 108 जीवाणु मिट्टी में जब तक नहीं होते, और ये हम 2 साल में कर लेंगे। मात्र 2 साल टीसीबीटी भूमि उपचार करो, आपके खेत में ये अणु और जीवाणु आ ही जाएंगे। खेती टीसीबीटी से जैविक खेती करते हुए भूमि उपचार कर लो, ये आ जाएंगे 108 अणु और 108 जीवाणु। जब तक नहीं आते तब तक हमको जो है अधिक उत्पादन के लिए अधिक तत्व भी देने पड़ेंगे। मतलब उत्पादन के लिए तत्व देने हैं, ज्यादा उत्पादन है तो ज्यादा तत्व देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके लिए मैंने वैसे तो 150 से ज्यादा फार्मूले हमने बनाए हैं, पर मैं मुख्य आपको 4-5 फार्मूले ही आपको मैंने पहले बताए, वही आप डाल दो। जबरदस्त, आप जैव रसायन डालिए, है ना। बनाने में क्या खर्चा आता है, 3-4 रुपए लीटर का आता है खर्चा। बनाओ ना भाई, जितना चाहे बना लो, बहुत सस्ता तो बनता है। 50 किलो फल में 150 किलो बन जाता है जैव रसायन, 150 लीटर बनाओ। भस्म रसायन ये भी बनाओ, 2-2.5 हजार रुपए में भस्म रसायन आप आराम से जो है बना सकते हो। बड़े फसल हो तो, नहीं तो छोटी फसलें हैं तो 2 एकड़ में, नहीं तो 1 एकड़ में हो जाएगा। सभी तरह के इसमें जो है जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी, मैग्नीज मिट्टी, आयरन मिट्टी, यानी ये सब जो है इससे भस्म रसायन वो जो हम मटके में रख के बनाते हैं, करिए काम, सारे मिल जाएंगे। पोषक तत्व मिलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होगा। कार्बन बढ़ाने के लिए हमने बताया है गोबर, एक तो हरी खाद बताया, तिल का करना सबसे अच्छा। ठीक है, ग्वार का भी बढ़िया होता है, नहीं तो गोवर्धन का सजीव खाद बनाओ, गोवर्धन कंपोस्ट खाद बनाओ, या गोवर्धन खनिज खाद डालो, इसमें खनिज भी है और कार्बन भी है। ठीक है, तो ऐसा ही नाइट्रोजन की पूर्ति बड़ी एक समस्या है। नाइट्रोजन केवल बैक्टीरिया दे सकते हैं, मिट्टी में होने ही चाहिए, इसलिए जीवाणु डालने की मैं बहुत ज्यादा सलाह देता हूं। अपने गोवर्धन खनिज खाद में इसके 4-4 बैक्टीरिया हैं, ये भी डाल के पूरी कर सकते हो। और ये नहीं है तो नैनो नाइट्रोजन ही डालना, क्योंकि गौमूत्र में नाइट्रोजन होता है, हर सप्ताह डालना पड़ेगा। क्या हर सप्ताह डाल सकते हो आप? हर सप्ताह आपको डालना पड़ेगा 6% के दर से। और जो है जो कोमल फसलें हैं, जैसे जो है ग्वारफली है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, इनमें तो 3% करना पड़ेगा। तो क्या इतना ज्यादा स्प्रे करके आप 130 किलो नाइट्रोजन दे सकते हो गौमूत्र का स्प्रे करके? बाकी चीजों में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। नैनो नाइट्रोजन अमीनो एसिड से बना है, और ये बनाया है सोल ने, मैंने नहीं बनाया है, सोल ने बनवाया। इसमें 7.8% नाइट्रोजन है। अभी जो इफ्को का यूरिया आया है, ठीक है, उसमें 4% है। कितने परसेंट है? 4%, और वो अमोनिया से बना है, अमोनिकल नाइट्रोजन है उसमें। ठीक है, आप ये जो है ये अमीनो एसिड से बना हुआ नाइट्रोजन डालिए, 7.8%, लस ग्रीन हो जाता है पत्ता एकदम। ये कितना डालना है? 500 ml आपको डालना है 200 लीटर पानी में मिला के, क्योंकि भाई अगर पत्ता हरा कच्चे नहीं रहेगा, उपज नहीं आना है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसको हर 15-20 दिन में, 1-8 महीने में भी डालना पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है तो ऊपर से देना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे सारे फार्मूले जो है, और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में जो है रसायन प्रक्रिया, आयुर्वेद में बहुत से और भी ऐसे हैं, इनका रसायन प्रक्रिया आप अध्ययन करके डालिए। मैंने तो यही सब, मैं क्या है चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान में, वहां आरोग्य धाम में रहा तो आयुर्वेद के सारे रसायनों का अध्ययन किया। वहां बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है, बहुत प्राचीन प्राचीन ग्रंथ है। तो अगर मैं नानाजी देशमुख के सानिध्य में नहीं जाता, वट वृक्ष के नीचे बैठो तो बुद्धत्व की प्राप्त हो जाती, ऐसे ही मेरे साथ अनायास हो गया। इसलिए सारे रसायनों को बनाना मैंने सीख लिया, और इसलिए फार्मूले मैं दे पा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने जो है कि मैंने आपको ये सब सूक्ष्म तत्व देने की प्रक्रिया आपको बताई। अब जो है आपको जीवाणु देना है कम से कम 5000 लीटर, और ये 2-3 तरह के जीवाणु, एक तो पौध बढ़ाने वाले,
फंगस से रक्षा करने वाले भी जीवाणु डालना है, उसको मैं बोलता हूं फफूंद भक्षक जीवाणु, ये भी डालना है क्योंकि फंगस एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और भी कौन से जीवाणु हैं? कीटों को खत्म करने के लिए भी मैं आपको बोलता हूं कीट भक्षक। और अभी धान में जो है एक कृमि आने वाली है, लाल कृमि, पूरी फसल बैठा देता है, तो कीट भक्षक जो है घोल डालिए, कीट भक्षक घोल। धान की कृमि के लिए भक्षक पेसिलोमाइसिस, ठीक है, उसको शॉर्ट में पीएम हम कहते हैं, ये आपको डालना पड़ेगा। और तना छेदक के लिए भक्षक M+, उसमें जो है 4 वायरस हैं। रस चूसक कीटों के लिए भक्षक V+, ये आपको डालना पड़ेंगे। इतने जीवाणु डालने पड़ेंगे। जीवाणु बढ़ाने के लिए सडरस और जैव रसायन मिला के डालें, बहुत अच्छे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती, जीवाणु बढ़ाइए, 2 साल हम प्राकृतिक खेती करेंगे, तब तक टीसीबीटी के जैव रसायन, 4-5 तरह के भस्म रसायन या नैनो खनिज या सुपर सॉइल। सुपर सॉइल क्या है? ये बैक्टीरिया जो है, सुपर सॉइल क्या है? बना बुना भस्म रसायन है। नैनो खनिज लिक्विड है, स्प्रे करके कर सकते हो। भस्म रसायन आप बनाते हो तो नैनो खनिज और सुपर सॉइल की जरूरत नहीं। आप नहीं बनाते तो स्प्रे करना है तो नैनो खनिज लीजिए, और जमीन में डालना है तो सुपर सॉइल लीजिए। ठीक है, हर जो है महीना 1 किलो कम से कम सुपर सॉइल जमीन में देना पड़ेगा। फिर नैनो नत्रजन आपको बता दिया। फिर सोल ने OKP बनाया, O यानी ऑर्गेनिक, K यानी पोटास, P यानी फास्फोरस। ऑर्गेनिक पोटास फास्फोरस है, इसमें पोटास संभवतः 8% है, फास्फोरस 12% है। तो ये लिक्विड है, ये आप स्प्रे आपको करना पड़ेगा। मतलब नैनो नत्रजन, OKP और नैनो खनिज, ये 3 का स्प्रे करना पड़ेगा हर 15 दिन 20 दिन में। तब जाके आपको जैविक खेती में अब पर्याप्त जो है पोषक तत्व दे पाएंगे। और जब पर्याप्त पोषक, अच्छा ये सब नैनो है, मतलब सूक्ष्म है। जहां 2.5 किलो लगता है वहां 500 ग्राम में काम हो रहा है। ठीक है, सूक्ष्म है, नैनो पार्टिकल में है। ठीक है, बैक्टीरिया से खिला करके निकाला गया है, फर्मेंटेड है। तो ये आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तब जो है टीसीबीटी जैविक खेती और जीवाणु डाल के कोर्स पूरा कीजिए 2 साल बाद, और लाल पीली मिट्टी 2 साल में कंप्लीट कर लीजिए 1-1 टन का, मिट्टी अच्छी हो जाएगी। लाल पीली मिट्टी में एक मैं आपको और जो है CVR टेक्निक है वो बताता हूं, बहुत अच्छा है। अभी बहुत से किसान जो है मुझे पूछते हैं कि भाई लाल पीली मिट्टी का हम क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। ऐसे किसानों के लिए दक्षिण भारत के एक किसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक टेक्निक खोजी है, CVR। ठीक है, तो वो टेक्निक मैं बताता हूं। ये आपका खेत है, मान लो ये आपका खेत है, तो यहां क्या करिए, जेसीबी से 5 फुट का पहले जो है गड्ढा करिए, और गड्ढा करके क्या करना है, इस मिट्टी को निकाल के इधर ढेर करवा दीजिए। कितना फुट गहरा गड्ढा रहेगा? 5 फुट का। ठीक है, और इधर जुताई कर लीजिए पूरा, और जुताई करके और इधर की जो ऊपर की मिट्टी है, जिस मिट्टी से बह चुका है सब कुछ, सारे मिनरल्स, उस मिट्टी को जो है इसके अंदर डाल दीजिए, इस नाली में। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ऊपर का बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कार्बन होगा तो वो भी जमीन में डला चल जाएगा। ठीक है, और मिट्टी आजकल सब जगह की निगेटिव हो गई है, तो निगेटिव मिट्टी, फंगस वाली मिट्टी, ये पूरा फंगस और निगेटिव मिट्टी अंदर, किसके अंदर? इस नाली में। इसको हमने इधर डाल दिया, और यहां की निकली मिट्टी को पूरे खेत में फैला दो। 5 फुट गहराई तक में बहुत से मिनरल्स होते ही हैं, उन्हीं के तो केचुआ ऊपर लेके आते हैं ना। तो ये आप कृत्रिम तरीके से आपने क्या किया, खनिज तत्व खेत में डाल दिया, यानी खेत की गहराई की मिट्टी खेत में और खेत की निगेटिव मिट्टी नाली के अंदर। अब यहां आपको लेकिन कार्बन कम हो जाएगा, तो कार्बन के लिए आपको तिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना लगाना है? 4 से 6 किलो तिल बोए, और 45 दिन बाद जो है जमीन में मिला दें। ठीक है, 45 दिन बाद, फूल आने के पहले पहले ये करिए। ग्वार भी कर सकते हो आप, ग्वार, पर ग्वार ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लेना पड़ेगा लगभग 10-12 किलो, ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। ठीक है,
चकोड़ा भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये लगभग 18 किलो, 18 से 20 केजी। फिर आपका जो है सन और ढेंचा भी ले सकते हो, ये भी आपको जो है 18-20 किलो के, और ज़्यादा भी ले सकते हो, 30 किलो तक ले सकते हो। बोइए और ज़मीन में गड़ा दीजिए, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्बन भी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि नई मिट्टी है। इतना करिए। फिर इसमें जो है ये जब बोएंगे कुछ भी तो इसमें जीवाणु जल डाल दीजिए, ठीक है। 102 जीवाणु अपने जीवाणु जल में कैप्सूल कल्चर टेक्निक में आ रहे हैं, 102 बैक्टीरिया, ये सब डालिए। फफूंद का भी डाल दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी मिट्टी में नए खनिज तत्व भी आ गए और ये सब आ गए, तो बहुत अच्छी ये टेक्निक है। सीवीआर महोदय ने इतना बताया, ये मैंने इसमें ऐड किया है कि आपके खेत में ऊर्जा जल भी इसमें आप डाल सकते हो, ऊर्जा जल, ठीक है, और जीवाणु जल ये डाल दीजिए और तिल लगा के जमीन में कार्बन बढ़ा दीजिए। 2 महीने का प्रोसेस है, ये कर लीजिए। फिर उसके बाद आप खेती कर सकते हैं। जो लाल पीली सफेद मिट्टी नहीं डाल पा रहे हैं तो उनके लिए बात की हमने, ठीक है। तो हम वापस आए कि अभी हमको खेती करना है तो इतने रसायन खेत में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप मेरी पद्धति में जाके देखिए। मुख्य 4 फार्मूले हैं, ऊर्जा जल और अणु जल, ये दोनों को आप जमीन पे डालिए, ऊर्जा जल अणु जल को, ठीक है। ऊर्जा जल यानी इसमें क्या है, ऊर्जा जल में है फिटकरी प्लस अग्निहोत्र भस्म है। पानी लेना है कितना, 200 लीटर, ठीक है। फिटकरी लेना है 100 ग्राम और अग्निहोत्र भस्म लेना है 100 ग्राम। ठीक है, ये 100 ग्राम ले लो, इसकी पोटली बना लो ऐसा और पानी में डाल दो पोटली बना के, एक दिन रखे रहने दो, फिर इस पानी को खेत में चला दो। ये पोटली का 4-6 बार उपयोग। ऊर्जा जल इसी में मिला लीजिए अणु जल। अणु जल इसका भी फार्मूला दिया है। अणु जल बना किससे, भस्म रसायन बनाए हो तो वो कर लीजिए, वो मिला दीजिए 2%, ठीक है। ये नहीं है तब आप सुपर सॉइल मिला दीजिए, है ना, ये मिला दीजिए लगभग, ये भी 2% का। और इसमें जैव रसायन मिला दो, गौमूत्र है तो गौमूत्र मिला दो, ठीक है। ये अणु जल डालिए। ये दोनों को एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है जीवाणु जल डालिए। जमीन में क्या डालना है, पहले तो अणु जल ऊर्जा जल आप डाले, अब जीवाणु जल डाल दीजिए, जीवाणु जल। और इस जीवाणु जल में ही आप साथ में कर सकते हो प्लस क्या, षड्रस, क्योंकि जीवाणु अच्छे बढ़ेंगे। जैव रसायन डाल दीजिए और जीवाणु बढ़िया बढ़ेंगे। इसमें ऊर्जा जल को नहीं मिलाना जीवाणु जल में, क्योंकि ऊर्जा जल बैक्टीरिया नाशी है। और ऊर्जा जल और अणु जल डालने के 1 आध दिन बाद फिर जीवाणु जल डालिए, दोनों एक साथ ना चलाएं। ड्रिप में चलाते हैं तो एक दिन ऊर्जा जल अणु जल, दूसरे दिन जीवाणु जल, षड्रस, जैव रसायन ये डालिए, ठीक है। तो इतना काम करिए। तो भैया बिना जो है बिना रसायन दिए खेती नहीं होगी। भारत में रसायन की प्राचीन परंपरा, रसायन अच्छी बात है। भस्म रसायन, जैव रसायन, पंचगव्य रसायन, भारत में रसायन के तो बहुत सारी जो है विधाएं रही हैं, ठीक है। इसका गलत अर्थों में प्रयोग किया गया, गलत संदर्भ में इनका जो है उल्लेख किया गया और केमिकल रसायन बनाने लग गए, सिंथेटिक रसायन बनाने लग गए, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो रसायनों का उपयोग करें, बढ़िया खेती करें। इस खेती को कुछ अनुभव आते तो जरूर मुझे जो है मुझे मेरे नंबर पर भेजें,
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9399160625। केवल व्हाट्सअप करिएगा मुझे, ठीक है। ये बस करिएगा।